तो आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूँ। तो जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि इफ़ द फंक्शन एफ आर टू आर बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स वेयर एक्स ब्रैकेट में डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, देन एफ इनवर्स एक्स। हमें एफ इनवर्स एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो फंक्शन हमारा इस तरह से दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिव्स एन इफ एक्स लेस देन एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। एक्स हमारा अगर इस एन से ज़्यादा है और n प्लस वन से स्ट्रिक्टली लेस देन है तो x जो है हमारा क्या देगा, n देगा। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये जो वैल्यू होती है ना x, उससे अगर नीचे जितने भी हम इंटीजर्स लेंगे उनमें सबसे ग्रेटेस्ट जो होता है उसको हम लेते हैं। जैसे कंसीडर कर लें अगर हम x इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, तो हाफ से लेस देन कितने इंटीजर होंगे, 0 होगा, -1 होगा, डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं -हाफ ले लेता हूँ, -1/2, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, -1। इससे लेस देन क्या हो सकता है, -1, -2 डैश डैश डैश। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट है -1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगर यहाँ पे x ले रहे हैं हाफ और y ले रहे हैं -हाफ, तो हम देख सकते हैं कि f ऑफ x ये क्या आएगा हमारा, हाफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हाफ, ये हो जाएगा 1/2 -0 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और f ऑफ y हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ -हाफ -1/2 माइनस का -1/2, और ये क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमने देखा कि ये -1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, बट हाफ जो है वो -हाफ के इक्वल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 नहीं है। और हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 या ऑन टू हो तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर एक भी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन जो है 36 का सी वाला नॉट डिफाइंड ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि इफ़ एफ जो है वो आर से आर है गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 - 3x इज। तो यहाँ पर ये देखना है कि 1 है, ऑन टू है, 1 ऑन टू है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो हम जानते हैं साइन एक्स, अगर देखते हैं साइन एक्स क्या होता है हमारा, ना तो 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ना तो 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, लेकिन यहाँ पे 5 - 3 साइन एक्स दे रखा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अगर उसका इस तरह से लिख लें fa प्लस बी साइन एक्स, जहाँ पर a और b कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, तो ये भी हमारा उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से ये साइन एक्स बिहेव करता है 1 ऑन टूनेस में। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये अगर ऑन टू है तो ये भी ऑन टू होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन एक्स हमारा ना तो 1 है ना तो ऑन टू है, तो ये भी हमारा 1 ऑन टू नहीं होगा। लेकिन हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि अगर हम x लेते हैं π/2 लेते हैं, ठीक है, और f ऑफ 2π/+ π/2 ले लेते हैं, 2π + π/2, और हम जानते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो इन पे और इन पे वैल्यू इसकी सेम आएगी। तो f π/2 क्या आ जाएगा हमारा, f π/2 5 - 3 साइन π/2, साइन π/2 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। सिमिलरली f 2π + π/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 - 3 साइन 2π + π/2।
साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, तो फिर भी हमारा ये 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये पाई बाई 2 और 2 पाई प्लस पाई बाई 2 हमारा इक्वल नहीं है, जबकि हमारी इस पर वैल्यू जो है वो सेम आ रही हैं, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं हो सकता। अब हम ऑन टू देख लेते हैं। अब देखो साइन एक्स की रेंज क्या होती है हमारी, साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। और इसमें अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें -3 से, तो ये हो जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -3 साइन एक्स, और इधर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब हम 5 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 - 3 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, 2 लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो एफ ऑफ एक्स की रेंज हमारी क्या है, 2, 8। और जबकि इसमें पूरा का पूरा आर दे रखा है कोडोमेन, तो इसके 2 और 8 के अलावा, यानी अगर हम जो है एलिमेंट 10 ले लें इसमें, ठीक है, तो 10 के लिए हमें इसमें कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये फंक्शन ना तो हमारा 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन जो है वो डी वाला, नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 4 इफ़ एफ इज़ इन्वर्टिबल। देन हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो देखते हैं किस एलिमेंट के लिए ये 1 1 और ऑन टू होगा। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स दे रखा है और यहाँ पे √3 दे रखा है। तो हम इसको किस तरह का फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, साइन ए प्लस बी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2√3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि √3/2 क्या आ जाएगा हमारा, cos π/6 साइन एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा, साइन π/6 cos x प्लस 4। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस π/6, या फिर π/6 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का आ गया। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन एक्स का ग्राफ हमारा किस तरह का आता है, ये हमारा इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। तो अगर हम इसके 1 1 ऑन टूनेस की बात करें तो ये फंक्शन हमारा, अगर इसकी रेंज जो है वो 1 से -1 दे दी जाए और इसका जो डोमेन है वो हमारा -π/2 से π/2 दे दिया जाए, तो सिर्फ हमारा ये कर्व बचेगा और इस इंटरवल में ये हमारा 1 1 ऑन टू हो जाएगा। तो 1 1 ऑन टू के लिए डोमेन हमारा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2। तो ये वैल्यू हमारी -π/2 और π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो देखते हैं इसको। तो π/x प्लस π/6 जो है वो हमारा -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तो -π/2 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस π/6 लेस देन इक्वल्स टू π/2। अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में -π/2 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा -π/6 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू π/2 माइनस π/6। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। ये हमारा क्या आ जाएगा, 4π/6 माइनस का लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2π/6, ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा 2π/3 और ये क्या आ जाएगा हमारा π/3। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ जाएगा हमारा -2π/3 π/3, ये हमारा इसका डोमेन आ जाएगा। अब हम इसके कोडोमेन को भी देख लेते हैं। तो इसका कोडोमेन हम जानते हैं कि साइन एक्स की रेंज क्या है हमारी
-1 और 1 के बीच में है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन x प्लस π/6, ये लेस देन इक्वल टू होगी 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा -1, जहाँ पर x हमारा कहाँ जाएगा, इस सेट के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -2 लेस देन इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस π/6 लेस देन इक्वल टू 2, और इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 यानी कि 2 बचेगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस π/6 लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, और यहाँ पे हमने चूंकि 5 ऐड करा है तो यहाँ पे हम 5 ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सेट किस तरह का आ जाएगा, ये A आ जाएगा डोमेन, और ये हमारा क्या आ जाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन क्या आ जाएगा, 2,6। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा ऑप्शन जो है -2π/3 से π/3, ये इसका डोमेन हो जाएगा, ये सही है। और कोडोमेन हमारा 2,6 आया है, तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि लेट f a से b एंड g हमारा दे रखा है b से a b 2 फंक्शन सच दैट g ऑफ f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि हमारी a पर आइडेंटिटी है। फिर पूछ रहा है कि देन f इज एन इंजेक्टिव एंड g इज सर्जेक्टिव, f इज सर्जेक्टिव एंड g इज एन इंजेक्टिव, f एंड g बोथ आर इंजेक्टिव, बोथ आर सर्जेक्टिव। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ पर अगर हम x ऑपरेट करें तो ये क्या आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू i a x। यहाँ पर x हमारा कहाँ से आएगा, a से आएगा, तो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा x, चूँकि आइडेंटिटी x क्या होता है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये x के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x हमारा कहाँ से आ रहा है, a से आ रहा है, और a हमारा क्या है, कोडोमेन है किसका, g का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोडोमेन x हमारा आर्बिट्रेरी है a में। ठीक है, हर एक a के लिए होगा, तभी हमारा f डिफाइंड हो सकता है, डेफिनेशन है फंक्शन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए हमें इसमें एक प्री इमेज मिल रही है। प्री इमेज किस तरह की है, f ऑफ x की। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट f ऑफ x बिलोंग्स टू b सच दैट g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि g हमारा क्या होगा, g इज सर्जेक्टिव, ठीक है। तो g तो हमारा सर्जेक्टिव हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 1 की एक फंक्शन की डेफिनेशन है, एक तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, फंक्शन के 1 होने की ये इम्प्लाई करना चाहिए x इज इक्वल्स टू y। और इसी का अगर हम निगेशन देखें तो दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या आती है कि x अगर y के इक्वल नहीं है, ये इम्प्लाई करना चाहिए कि f ऑफ x भी जो है वो f ऑफ y के इक्वल नहीं होगा। ये भी हमारी 1 की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं x और y को इक्वल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, x, y बिलोंग्स टू a, x और y जो कि इक्वल नहीं है, हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, g ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ y, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये नहीं इक्वल मिल रहे तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू f ऑफ y, फंक्शन के वेल डिफाइंड होने की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर x y के इक्वल नहीं है तो हमें मिल रहा है कि f(x) जो है वो f(y) के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब f क्या हो गया, हमारा इंजेक्टिव हो गया। अगर हम इसको देखें, हमने ये जो लिखा है कि ये जो फंक्शन है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अगर इसको हम g कंसीडर करें और इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं f ऑफ x को, और ये हम मान लेते हैं b इसको, तो ये इम्प्लाई कर रहा है a नॉट इक्वल टू b, ठीक है। इसका मतलब जो है इस यही मान लेते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम इस तरह से देखें सेट फॉर्म में, तो ये कहना क्या चाह रहा है, कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पे अगर ये g ऑपरेट कर रहा है और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, इसमें अगर ये दो इक्वल नहीं है, ये हम मान लेते हैं ये है और ये है, ये दोनों इक्वल नहीं है, देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये भी इक्वल नहीं मिलने चाहिए, ये तो नहीं ही मिलेंगे क्योंकि ये फंक्शन है। अब देखो, ये दोनों अगर इक्वल नहीं है और इसके लिए प्री इमेज अगर हमारी इक्वल हो जाए, मान लेते हैं हम ये भी इस पे मैप कर रहा है और ये भी इस पे मैप कर रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी फंक्शन
ना होने की जो है कंडीशन है। फंक्शन अगर नहीं होगा तो वो यही कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 2 प्री इमेज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर g ऑफ a g ऑफ b के इक्वल नहीं है तो a भी b के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से g ऑफ f ऑफ x अगर g ऑफ f ऑफ y के इक्वल नहीं है तो f ऑफ x जो है वो f ऑफ y के इक्वल नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट f इज इंजेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि अगर g ऑफ f आइडेंटिटी है तो g हमारा क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा, और f क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है कि g हमारा इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा और f हमारा सर्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम g के इंजेक्टिव होने की जो है कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया a, क्या लिया 1 और 2, b ले लिया 1 2 3, और फंक्शन कहाँ से कहाँ, a से b, और g हमारा कहाँ, b से a। फंक्शन f किस तरह से हमने डिफाइन किया, f1 पे 1 दे रहा है और f2 पे 2 दे रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, f इज़ नॉट ऑन टू, ये हमारा ऑन टू नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे f2 की इमेज 2 आ रही है, f3 की इमेज 2 आ रही है, ठीक है। g2 और g3 तो इक्वल हो गए पर 2 और 3 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब g इज नॉट 1 1, ठीक है। हमारा f हमारा ऑन टू नहीं है और g हमारा 1 1 नहीं है। तो अब देखो g ऑफ f, ये हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, पहले ये लिख लेते हैं। ये हमारा जाएगा 1 2 से 1 2, a से a जाता है और a हमने लिया है यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो ये हमारा किस तरह से आएगा, g ऑफ f, जब इस पर हम 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा g f1, ठीक है। f1 हमारा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1, और g1 हमारा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो f1 की इमेज क्या आ गई, 1 आ गई। g ऑफ f2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, g f ऑफ 2, और f ऑफ 2 की इमेज क्या आएगी हमारी, 2 आ गई। तो ये हमारी 2 आ गई, और g2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की इमेज 2 हो गई, 1 की इमेज 1 हो गई। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ए हमारा कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फंक्शन है ना f, ये हमारा ऑन टू नहीं है, g हमारा 1 1 नहीं है, उसके बावजूद भी हमारा ये g ऑफ f आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ f अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो f हमारा 1 1 होना ज़रूरी है लेकिन ऑन टू होना ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे g का ऑन टू होना ज़रूरी है पर 1 1 होना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए, f इज एन इंजेक्टिव एंड g सर्जेक्टिव, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, g ऑफ f इज इक्वल्स टू आई ए, यहाँ पे क्या है, f ऑफ g इज इक्वल्स टू आई बी, और इसमें भी हमसे सेम चीज़ पूछ रहा है कि f क्या होगा और g क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, क्योंकि g ऑफ f इज इक्वल्स टू भी आइडेंटिटी आ रहा है, ये a पर आइडेंटिटी है और ये b पे आइडेंटिटी है, तो हम f और g को इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे g था और यहाँ पे f था, ठीक है। यहाँ पे f है, यहाँ पे g है। यहाँ पे जब g था तो वो क्या हुआ था, सर्जेक्टिव है। यहाँ पे f है तो f को सर्जेक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पे f था तो यहाँ पे f क्या है, इंजेक्टिव है, तो यहाँ पे g को इंजेक्टिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा f सर्जेक्टिव एंड g इंजेक्टिव। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी, f इज सर्जेक्टिव एंड g इज इंजेक्टिव। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल जो है, काउंटर एग्जाम्पल के लिए हम वही वाला इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने अभी यहाँ पे लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, f को g कर देंगे और g को f कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।